आज बंद होंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट। विधि विधान से 3:35 पर शीतकाल के लिए होंगे बंद। हल्द्वानी नगर निगम की समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने दिए अधिकारियों को कड़े निर्देश। विकास के पैसा का सही समय पर करें इस्तेमाल। चंपावत के बनवसा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। खिलाड़ियों से मिलकर फाइनल मैच का किया शुभारंभ। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया सितारगंज चीनी मिल का शुभारंभ। किसानों में दिखा उत्साह। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां आज बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। बता दें कि फूलों से विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर सजाया गया है। शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर और जोशी मठ में श्रद्धालु अब बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। कपाट बंदी के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है। इस बार बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें 17,47,000 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दें केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद हो चुके हैं शीतकाल के लिए, और आज बद्रीनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं। ठीक 3:35 पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। तैयारियां पूरी है। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। तो बता दें आपको केदारनाथ धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद हुए थे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद हो चुके हैं, और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। ठीक 3:35 पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए कपाट बंद किए जाएंगे। श्रद्धालुओं की बात की जाए तो इस बार बद्रीनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा केदारनाथ के बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए 17,47,000 श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए हैं। तो बाबा बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए आज बंद होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंदिर समिति की तैयारियां पूरी है। मंदिर को विशेष तौर पर फूलों से सजाया गया है। 15 क्विंटल गेंदा के फूलों से मंदिर की विशेष साज सजावट की गई है। और बद्रीनाथ के कपाट आज दोपहर ठीक 3:35 पर विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। ठीक 3:35 पर कपाट बंद होंगे। किस तरीके से तैयारियां हैं? आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा अपने पूरे सुचारू रूप से चल रही थी, और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो आप चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, उसके कपाट जो है पहले ही बंद हो चुके हैं। आज 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, और विधि विधान के साथ जहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। मंदिर को अगर हम खासकर बात करें तो तमाम जो सजाया गया है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो विशेष पूजा अर्चना के साथ जो है धाम के जो कपाट हैं उसको बंद किए जाएंगे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस बार जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है बद्रीनाथ धाम में जो है दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो लोगों की आर्थिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से 2
साल कोविड के चलते जो है जो यात्रा है वो पूरी तरीके से चल नहीं पाई और सुचारू रूप से यात्रा का प्रबंधन कहीं ना कहीं हो नहीं पाया था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें भी आई थी। जो इस चार धाम से जुड़े हुए जिनके कारोबार हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ठप हुए थे। लेकिन जिस तरीके से इस बार देखा गया है कि रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु जो है चारों धामों के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत भी हुई है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग इस कारोबार से जुड़े हुए थे उनको एक तरीके से जो उनके व्यापार है उस पर भी बल आया है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर कहीं ना कहीं ये थी कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा दोबारा से शुरू हो पाई कोविड के बाद और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अधिकतर यात्री जो है या फिर श्रद्धालु हो जो तीर्थाटन के लिए उत्तराखंड आते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचे थे और अपने चाहे चारों धामों में जो दर्शन है वो एक तरीके से किए थे। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से अब आज 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, उसके बाद इसको सीधे जोशीमठ में शीतकालीन प्रवास के लिए जो है जो एक तरीके से बाबा बद्रीनाथ की जो मूर्ति है उसको जो है रखा जाएगा। सरकार की कोशिश ये भी है कि जिस तरह शीतकालीन में जब ये प्रवास के लिए जाएंगे तो सही बात है कि वहाँ पर भी जो विशेष पूजा अर्चना है वहाँ पर की जाएगी और श्रद्धालुओं को ये कहा जाएगा से ये उम्मीद है कि श्रद्धालु जो है जो शीतकालीन सत्र में यहाँ पर आ सकते हैं एक तरह से पूजा अर्चना के लिए तो यहाँ पर भी जो दर्शन के लिए जो कपाट है वो एक तरह से खोले जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विधि विधान के साथ कपाट बंद होने वाले हैं, लेकिन कह सकते हैं कि इस बार की जो चारधाम यात्रा है वो सरकार के लिए भी सुखद एहसास लेकर आई है और साथ ही साथ जो इस व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी एक खुशी की बात जो है देखने को मिली है, क्योंकि रिकॉर्ड तो श्रद्धालु की वजह से जो है तमाम जो व्यवसाय पिछले 2 साल से ठप पड़ा था वो कहीं ना कहीं पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल आकाश, जब हम देखते हैं कि कपाट बंद होते हैं, इससे पहले गंगोत्री धाम के जब कपाट बंद हुए, यमुनोत्री धाम के कपाट हुए, साथ ही केदारनाथ धाम के भी जब कपाट बंद हुए थे तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में कपाट बंद हुए थे। तो ऐसी तस्वीरें आज हमें देखने को मिल सकती हैं और काफी ज्यादा भावुक क्षण भी हो जाता है क्योंकि शीतकालीन के लिए बंद हो जाते हैं कपाट। ऐसे में लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ भी वो पल रहता है। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद जिसमें कपाट खुलते हैं तो सही बात है कहीं ना कहीं काफ़ी श्रद्धालु जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और लगातार जो पूजा अर्चना है वहाँ पर पिछले 6 महीने से चल रही है। निश्चित तौर पर कहने के आज जिस तरीके से 3:35 पर जब कपाट बंद होंगे तो स्वाभाविक बात है कि एक तरीके से लोगों का जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे भी हैं। लगातार अगर हम पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अधिक संख्या में जो श्रद्धालु हैं पहुँचे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जब मौसम ने भी कहीं ना कहीं परिवर्तन लिया और सब जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरीके से वहाँ पर जो बर्फबारी है वो देखने को मिली थी, उसके बावजूद भी जो आस्था है वो डिगर नहीं हुई और कहीं ना कहीं आस्था में बर्फबारी का कोई असर भी देखने को नहीं मिला और अधिक संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो और तादाद में पहुंचे थे। जो माना जा रहा है कि आज जिस तरह के कपाट 3:35 में बंद होने हैं उससे पहले कल भी हमने देखा है कि कल भी रिकॉर्ड तो श्रद्धालु जो है वहाँ पर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए और लगातार आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि उम्मीद होती है जिस तरीके से और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं या फिर जो तीर्थाटन के लिए या फिर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं सुखद एहसास लेकर के आया है, क्योंकि 2 साल तक जो यात्रा है पूरी तरीके से उस तरीके की नहीं चल पाई थी जिस तरीके से चलनी चाहिए, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो यात्रा है पूरी तरीके से पटरी पर लौट रही है। आकाश, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं श्रद्धालु की भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, तो क्या इंतजाम है वहां पर? इसमें से कह सकते हैं कि विधि विधान के साथ जब कपाट बंद होंगे तो तमाम जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। जिस तरह से मंदिर को विशेष फूलों से सजाया गया हो, इसके अलावा जिस तरीके से जो आरती होगी उसमें किस तरीके की किसी तरह की भगदड़ न हो, व्यवस्थाएं बनाई गई है। मंदिर समिति की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं वहाँ पर सुचारू रूप से की गई हैं और कह सकते हैं कि जिस तरीके से जब शीतकालीन प्रवास के लिए बद्रीनाथ धाम से डोली रवाना होगी तो सही बात है कि उस समय भी विशेष जो इंतजाम है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और ऐसे में कोशिश ये भी है कि जब जोशीमठ में एक तरीके से प्रवास के लिए भगवान पहुंचेंगे तो वहाँ पर भी जो विशेष पूजा अर्चना है शीतकाल के लिए वो भी सरकार की तरफ से की जाएगी। लगातार कल खुद जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज उन्होंने बात का जिक्र किया था कि शीतकालीन प्रवास के दौरान भी सरकार की कोशिश है कि जो श्रद्धालु हैं वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँचे, उसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बाकायदा एक सम्मेलन का भी आयोजन जल्द ही किया जाएगा जिसमें सभी लोगों से जो टूर ऑपरेटर हैं या फिर होटल व्यवसाय हैं उनको भी इसमें बुलाया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि शीतकालीन प्रवास में जब भगवान रहें तो उसके लिए भी विशेष इंतजाम जो किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से उसका भी प्रचार प्रसार हो और जो श्रद्धालु हैं जो एक तरीके से चारधाम के दर्शन करने नहीं पहुँच पाए वो इन स्थानों पर जो है शीतकाल के दौरान जो है दर्शन कर सकते हैं।
जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, चमोली से खबर मिल रही है जहां केल नदी में डूबने से 4 लड़कों की मौत हो गई है। कल दोपहर से ही चारों बच्चे लापता थे। नदी में शवों को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। देवाल विकास खंड के कलसिरी गांव की ये घटना है। तो चमोली से बड़ी खबर बता रहे, केल नदी में डूबने से 4 लड़कों की मौत हो गई है। कल दोपहर से ही चारों बच्चे लापता थे। नदी में शवों को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी है। देवाल विकास खंड के कलसिरी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। तो केल नदी में डूबने से 4 लड़कों की मौत हुई है। कल दोपहर से ही लापता थे चारों बच्चे। नदी में शवों को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। देवाल विकास खंड के कलसिरी गांव की ये घटना है जहां पर यह हादसा हुआ है। 4 लड़कों की डूबने से मौत हो गई है नदी में। कल दोपहर से ही ये चारों बच्चे लापता थे। नदी में शवों को देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता मोहन गिरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? देवाल विकासखंड के जिसका मामला है, जहाँ पर कैल नदी में 4 किशोरों के डूबने से मौत की सूचना सामने निकल के आई है। और कल दोपहर बाद से ही ये बच्चे घर से लापता बताए जा रहे थे। परिजनों में काफी ढूंढ खोज की, तब जाके आज कहीं कैल नदी में 4 बच्चों के शव तैरते हुए दिखाई दिए और पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को निकाला जा रहा है। कहाँ के रहने वाले थे ये चारों बच्चे? देखिए, चारों बच्चे यही जैनबिस के कलसिरी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और कल दोपहर में ये बच्चे घर से निकले थे। उसके बाद शाम तक जब घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने काफी ढूंढखोज इन बच्चों से की। और आज सुबह जो ग्रामीण थे उन्होंने कैल नदी में कुछ शवों को तैरते हुए देखा, तो इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना उसके बाद दी और पुलिस मौके पर शवों को निकालने की तैयारी कर दी। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनवसा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच का शुभारंभ किया। नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की और कहा कि 2025 तक हम प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में कामयाब होंगे। राज्य में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेल नीति लागू की गई है। इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले खिलाड़ियों को मिल रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्व भर में खेल के मैदानों पर भारत का डंका बज रहा है। आगे बढ़ेंगे, हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें, पीएम मोदी ने हल्द्वानी शहर के विकास के लिए 2000 करोड़ की धनराशि दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा जल्द हल्द्वानी का विकास शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री द्वारा दी गई धनराशि को हल्द्वानी के विकास के लिए लगाया जाएगा, इसके लिए अधिकारियों के साथ पूरे निर्देश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा किसी भी आपराधिक व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सभी जगह हम लोग जन संवाद कार्यक्रम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा और हमारी सरकार के द्वारा सभी कार्य को जल्द ही अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। जितने भी सरकार शहर का सौंदर्यीकरण है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए और उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ के लिए दी है। तो हम लोगों ने ये आज समीक्षा करी है कि जल्दी से जल्दी अगले कुछ महीनों में ये काम दिखाया जाए। डीपीआर जो गठन की कार्रवाई चल रही है वो तेज़ी से हो, उसमें किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो। हमने पहले ही कहा है कि हम लोग भ्रष्टाचार के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर होगा, कानून सबके लिए काम करेगा, न्याय के आधार पर हमारी सरकार काम करेगी। हमारी सरकार जनहित के लिए काम कर रही है और मैं जनहित के लिए ही जन संवाद जगह जगह पर स्थापित कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज पहुंचे, जहां उन्होंने चीनी मिल में पेराई सत्र का विधि विधान के साथ शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सितारगंज चीनी मिल लगातार चलेगी, जिससे किसी भी किसान को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सभी चीनी मिलों में किसानों का भुगतान समय से कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की जनता के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है। सारगंज चीनी मिल जिसके ऊपर बहुत सारी असमंजस की स्थितियां बनी हुई थी, पूरा दूसरा प्राइस की तरफ चलाने जा रही है। पिछले वर्ष हमने 17.5 लाख क्विंटल पर आया था, इस बार का हमारा लक्ष्य 27 लाख क्विंटल का है। इस बार 20% उधम सिंह नगर में जो है गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा भी है, तो इसका मतलब कि किसानों के अंदर भरोसा जगह है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार गन्ना किसानों के हित के लिए है, इसीलिए 20% गन्ना हमारा बढ़ा है पूरे उधम सिंह नगर में। मैं विश्वास दिलाता हूँ सितारगंज के और अन्य हमारे क्षेत्रों के गन्ना किसानों को कि सरकार आपके साथ मिलकर काम करना चाह रही है, गन्ना उत्पादन बढ़ाना चाह रही है, आपका पेमेंट समय पर हो, आपको व्यवस्थाएं अच्छी मिले, चीनी मिल सुचारू रूप से चले, ये हमारी प्राथमिकता है। आगे बढ़ेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। इस अवसर पर बद्रीनाथ धाम को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। हजारों की तादाद में भक्त कपाट बंद होने से पहले बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बता दें कि 4 धामों में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट माड़ा गांव के महिला मंगल दल की ओर से तैयार किए गए घी में भिगोए ऊन के कंबल को भगवान को ओढ़ाकर रीति रिवाज के साथ बंद किए जाएंगे। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु तो पहुंचे ही हैं, लेकिन आज भी भक्तों की भीड़ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि 6 महीने तक अब कपाट बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के। ऐसे में शीतकाल प्रवास के लिए आज वो रवाना होंगे। आज भी भारी संख्या में देखने को मिल सकती है श्रद्धालुओं की। ठीक 3:35 पर शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। इस अवसर पर बद्रीनाथ धाम को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। साज सज्जा विशेष तौर पर की गई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मसूरी में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड के गायक भी अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इसी को लेकर उप जिला अधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि विंटर कार्निवल को भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां की जाएं। संबंधित विभागों के अधिकारी के साथ उप जिला अधिकारी और एडीएम ने बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। कार्निवाल होना है मसूरी में, ये 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 5 दिन का इवेंट होगा और इसे जो है भव्य एक कार्यक्रम बनाया जाए, इसके लिए आज पूरा हमारे जो मसूरी ये कार्निवाल का एक समिति है, उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया के निर्देश में ये पूरी एसडीएम साहब के द्वारा आज सभी को बुलाया गया, यहाँ पर पूरी बैठक की गई और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। कोशिश ये है कि हमारा जो स्थानीय संस्कृति है उसका भी बढ़ावा देते हुए पूरा कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए। कार्निवाल इस बार जो है 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 5 दिवसीय मनाया जाएगा। इस संबंध में अभी हाल ही में माननीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय और अन्य जो इसके कमेटी में सब लोग हैं उनकी बैठक हुई, उसमें ये सब तय कर दिया गया है। मुख्य रूप से इसमें टाउन हॉल मसूरी और जॉर्ज एवरेस्ट और गढ़वाल टेरेस और मॉल रोड को इस्तेमाल किया जाएगा और उसमें लंडौर चौक और बालोगंज सभी इनको किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक दलों का हम प्रतिभाग करवाएंगे, स्थानीय लोगों को वेटेज रहेगा और बाहर के दलों को भी बुलाएंगे। ट्रैकिंग, बर्ड वाचिंग, स्टार गेजिंग और कवि सम्मेलन, इन सभी इवेंट्स को रख रहे हैं और बेबी शो, फैशन शो और यहाँ तक कि डॉग शो, इन सबको भी हम इवेंट में शामिल करें।
आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के टनकपुर में आयोजित योग कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिसके बाद सीएम धामी ने टनकपुर से लगी नेपाल सीमा पर जाकर शारदा घाट का निरीक्षण किया। साथ ही जलभराव रोकने के लिए बनाए जा रहे सर्वे प्लान का भी जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी टनकपुर के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में आयोजित जनता दरबार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों की जन समस्याओं को सुना और निराकरण के निर्देश दिए। जनसंवाद कार्यक्रम, चूंकि ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता है, आज यहाँ पर बहुत सारी जो लोगों के आवेदन पत्र मिले हैं, सब लोगों ने कुछ समस्याएं बताई हैं, कुछ प्रस्ताव दिए हैं, उन सभी पर कार्रवाई करेंगे। उनको ले जा रहे हैं, कुछ दीर्घकालिक हैं, कुछ अल्पकालिक हैं, दोनों ही प्रकार के। कुछ जो यहाँ पर समाधान हो सकते हैं यहीं पर हुए, जो शासन के स्तर पर होंगे उनको शासन। आगे बढ़ेंगे। जनपद हरिद्वार में गन्ना पेराई सत्र शुरू हो चुका है। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किसान शुगर फैक्ट्रियों में अपना गन्ना डालने के लिए कतारों में खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों के गन्ने के भाव पर कोई चर्चा नहीं की, जिसका भारतीय किसान यूनियन ने कड़ा विरोध जताया और प्रदेश सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक किसानों के गन्ने का भाव घोषित नहीं किया है। शुगर मिल चुकी है और किसान बिना भाव के ही अपना गन्ना फैक्ट्रियों में डालने पर मजबूर है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी इस पर कोई चर्चा तक नहीं की है, जबकि हरियाणा पंजाब में 380 रुपए गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया गया है। यहाँ तो ज्यादा होना चाहिए भैया, छोटा राज्य है, और अगर जो ऐसा नहीं होता तो हम अपना गन्ना नहीं देने का मिल लोगों चरखियों में घेर लेंगे अपना, और क्या करेंगे, वो तो सरकार देखेगी इस बात को। जब हरियाणा सरकार ने कर दिया तो इन्हें भी करना चाहिए, और ये तो छोटा राज्य है, हरियाणा सरकार तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए, जब भी गन्ना मिल में डाल लेंगे। के भाव में इन सरकारों का ध्यान नहीं है। सरकार तो किसानों को मिटाने पर लग रही है। भाई वह गोदाम थे अडानी के बड़े बड़े, तो किसान की कोई सुविधा नहीं दे रहे। हरियाणा में पंजाब में जो 380 रुपए गन्ने का रेट हो गया, तो ये कानून हमें समझ में नहीं आ रहा कैसी सरकार है, क्या कर रहे। आग लगने की घटनाएं तो आपने कई बार देखी होंगी। क्या आपने मकान में रहस्यमयी आग देखी है जो बुझती ही नहीं है? ताजा मामला हल्द्वानी का है। मल्ला गोरखपुर में रहने वाले कमल पांडे LIC में काम करते हैं। वे अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ महीनों से उनके मकान में अचानक आग लग जाती है और बुझ भी जाती है। इससे पूरा परिवार खौफजदा है। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों से जांच भी कराई और मेन कनेक्शन भी कटवा दिया, फिर भी आग लगना जारी है। इससे तंग होकर वे पड़ोस में किराए का मकान लेकर रहने लगे। शुरुआत बिजली के बोर्डों से हुई, तब तक हम इतने टेंशन में नहीं। हमने कहा हो सकता है वायरिंग खराब हो, तो हमने वायरिंग के लिए बुलाया उसको, तो उसने वो बोर्ड सही कर दिया। सुबह को 5:30 बजे फिर लगनी शुरू हो गई, तो हमने मीटर से ही लाइन काट दी, इनकमिंग जो आ रही थी तारों में। लेकिन उसके बाद ऊपर किचन के चलने लग गए। किचन का बुझाने गए तो सबसे ऊपर छत में शेड है, उसमें आग लग गई बोर्ड में, केवल बोर्डों में लगी। फिर हमने हाइडिल को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने लाइन काटी, चेक किया। फिर वो हमारी दोनों आउटगोइंग काट गए। मीटर 2 मीटर हैं, दोनों से घर के पोल तक तो आ रही, मीटर तक आ रही थी, मीटर के बाद की काट दी। उसके बावजूद आग लगने का सिलसिला जारी था। आग का सिलसिला था वो कई दिनों से चल रहा था। मतलब हम पहले इलेक्ट्रिक आइटम में आग लग रही थी, बोर्ड में आग लग रही थी। हम सोचते कि हो सकता है कि ये बोर्ड किसी ऐसी चीज़ से बने हो कि ये आग पकड़ ले रहे हो। मगर जब उसका क्रम चेंज हुआ, वो बिस्तरों में आग लगना शुरू हुई, और बिस्तरों के बाद सीधे सीधे ये कपड़ों में चले गई। फिर मगर कहीं जब भी आग लग रही है, कहीं ना कहीं एक पॉलीथीन, एक प्लास्टिक की चिल इन्वॉल्व थी। मगर जब एक प्रथम तल्ले में आग लग रही थी कोई दिक्कत नहीं, फिर जब दूसरी तल्ले में, फिर छत पे भी आग लगने गई, छत के बाहर कपड़ों में आग लगने गई। ये भयभीत करने वाला माहौल बन गया है। माननीय सिटी मिनिस्टर यहाँ आई थी ऋचा सिंह जी, उन्होंने निरीक्षण करा, उनको लगा कि एक शायद क्राइम का एंगल होगा। हम क्योंकि हम पड़ोसी हैं, हम इस चीज़ को बता सकते हैं कि क्राइम का एंगल नहीं है। क्योंकि क्राइम का एंगल होता तो कहीं ना कहीं ऊपर घर के लोग मौजूद थे, नीचे कोई नहीं था। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।